लंबे समय से शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इन विद्यालयों का मैनेजमेंट जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, जो कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है। मतलब कि ये जो जॉब वैकेंसी रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है। इन विद्यालयों का लक्ष्य ये था कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12वीं तक की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध कराना। यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल है। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय में बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था होती है, वहाँ पर बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से EMRS में भी बच्चों को रह करके पढ़ने की व्यवस्था होती है, और खास करके एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। इसमें जो भी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट किए जाते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। देखिए, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आर रिक्वायर्ड टू स्टे ऑन कैंपस फॉर विच रेंट फ्री एकोमोडेशन एज अवेलेबल विल बी प्रोवाइडेड। यानी कि ना तो आपसे रेंट लिया जाएगा और ना ही खाने का खर्च लिया जाएगा, पूरी तरीके से फ्री होता है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ ही शी इज एलिजिबल। इन सच केस द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्विसाइट फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एज एप्लीकेबल। मतलब कि मान लीजिए आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो और एलिजिबल हैं तो दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन फीस आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 225 पद विज्ञापित किए गए हैं। पीजीटी के लिए 1460 पद विज्ञापित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो टीजीटी के लिए हैं 3962। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पद हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए 635 पद हैं। अकाउंटेंट के लिए 61 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA के लिए 228 पद हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद हैं। और टोटल मिलाकर के 7267 पद विज्ञापित किए गए हैं। जो भी एलिजिबिलिटी काउंट की जाएगी वो 23 अक्टूबर 2025 से पहले की होनी चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट ETC विल बी 23 अक्टूबर 2025। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन दिस डेट इवन इफ द लास्ट डेट ऑफ द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सटेंडेड ड्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिस एंड दिस विल बी 23 अक्टूबर 2025। मतलब कि अगर किसी भी कारणवश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से अगर डेट को एक्सटेंड भी किया जाता है तो भी जो एलिजिबिलिटी हासिल करने की अंतिम तिथि है वो 23 अक्टूबर 2025 की है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका सब कुछ क्वालिफिकेशन 23 अक्टूबर 2025 तक का है तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मोटिवेट करता है वो सैलरी है। तो सैलरी एक बार देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए जो यहाँ पर लेवल और पे स्केल है वो लेवल 12 का होगा, यानी 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपये तक इनकी सैलरी होगी। पीजीटी पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो लेवल 8 इनका सैलरी बैंड होगा, जिसमें 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक इनकी सैलरी हो सकती है। टीजीटी पोस्ट की बात करें तो लेवल 7 पर इनकी जो सैलरी बनेगी 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये बनेगी। लाइब्रेरियन के लिए आप देख सकते हैं लेवल 7 यानी ऊपर वाला टीजीटी के बराबर। आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आप देख सकते हैं लेवल 6, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इनकी सैलरी होगी। ठीक है। पेपर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 टियर एग्जामिनेशन ये होगा, जिसमें पहला जो टियर होगा वो OMR बेस्ड MCQ बेस्ड पेपर होगा। ठीक है। और जो दूसरा टियर 2 होगा वो कॉम्बिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का और MCQ बेस्ड क्वेश्चन का, यानी उसमें जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाले भी प्रश्न होंगे। ठीक है। और टियर 2 एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू भी होगा प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट होगा असिस्टेंट सेक्रेटरिएट के लिए, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए। ठीक है। तो इंटरव्यू जो होगा वो केवल और केवल प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं है। और जो स्किल टेस्ट है वो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए होगा। ठीक है। इसके बाद से अगर हम लोग मीडियम ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाईलैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर पूछा जाएगा।
बात करें अगर पीजीटी पोस्ट की, तो पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अंक का जीए पूछा जाएगा और रीजनिंग एबिलिटी 15 अंक का, नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 अंक का, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 अंक का, इसके अलावा डोमेन नॉलेज 20 अंक का यहाँ पर पूछा जाएगा। एनईपी 2020 से सीधे तौर पर 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, तो सोच सकते हैं एनईपी कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसके अलावा टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और पार्ट जो 6 होगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जिसमें 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव जो होंगे वो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा वो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, तो टोटल 60 अंक यहाँ से, और जो ऑब्जेक्टिव वाला होगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो यहाँ से 40 अंक बनेंगे। टोटल मिलाकर के 55 प्रश्न होंगे और उसके लिए 100 अंक का ये पेपर होगा और इसके लिए 3 घंटे का समय आपको दिया गया है। टीजीटी पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टीयर 1 जो एग्जामिनेशन होगा उसका देख सकते हैं आप पैटर्न, 10 अंक जीए से, रीजनिंग से आपके 15 अंक, नॉलेज ऑफ आईसीटी से 15 अंक, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 अंक, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन नॉलेज से 20 अंक और एनईपी से 10 अंक। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, टोटल 100 अंक का ये पेपर होगा और 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है। इसके अलावा देख सकते हैं पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% इन एग्रीगेट, दैट इज 12 आउट ऑफ 30 इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज पुट टुगेदर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल ये 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 में से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 30 अंक का, और उसमें से 40% आपको लाना है, यानी कि 12 नंबर केवल आपको लाना है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, वहीं पर जो पेपर 2 होगा टीयर 2, वो केवल उन कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा जो कि शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि एक सीट के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टीयर 2 में 40 प्रश्न होंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे, टोटल 55 प्रश्न होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी 40 अंक का, और जो डिस्क्रिप्टिव है प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा यानी 15 चौके 60। टोटल 55 प्रश्नों के सापेक्ष 100 अंक का ये पेपर होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। पीजीटी पोस्ट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स निर्धारित किया गया है और एससी, एसटी, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनसीटी अप्रूव्ड संस्था से इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जिसमें बीएड और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एक साथ दी जाती है, या फिर अगर आपका ऐसा नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए जिसमें 50% एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, इन द सब्जेक्ट कंसर्न एंड करके लिखा गया है, आपका बीएड होना चाहिए कम से कम 50% अंक के साथ, या फिर अगर बीएड नहीं है तो 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो भी चल जाएगा। अगर ये भी आपने नहीं किया हुआ है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री जिसमें 50% कम से कम आपका होगा वो मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर, तो यहाँ पर पीजीटी विषय के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश से होनी चाहिए, पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स और एनी स्पेशलाइज्ड इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है मास्टर डिग्री, और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी देख सकते हैं और पीजीटी मैथ के लिए भी इस तरीके से आप देख सकते हैं। डिजायरेबल करके यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, देखिए एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अगर आपने टीजीटी में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये एसेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। इसके अलावा देखिए एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस विषय के लिए। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद है अभी हाल ही में, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जीआईसी में जो कंप्यूटर साइंस विषय के लिए
पद विज्ञापित किए गए हैं उसमें बीएड कंपलसरी ना करने की वजह से मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। अब इसी प्रकार का ये मामला ईएमआरएस में भी संबंधित है। देखिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया। देखिए क्या बोला गया, एमएससी आपसे मांगा गया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी से, एमसीए मांगा गया है, एमई मांगा गया है और एमटेक मांगा गया है। इनमें से कोई भी आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। नोट करके लिखा गया है, देखिए इट इज क्लेरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। मतलब कि अभी आवेदन करने के लिए बीएड नहीं मांगा गया, लेकिन फ्यूचर में जब भी आपका प्रमोशन होगा तब बीएड मांगा जाएगा आपसे। मतलब कि अभी के समय में अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से ईएमआरएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते एमएससी होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए, एमई होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए बात करते हैं टीजीटी विषय के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए 35 वर्ष यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, देखिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपके पास है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। इन ऑल सब्जेक्ट की बात की जा रही है, इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसमें 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपके हैं, तीनों में इंडिविजुअली आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए और एग्रीगेट में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ पा रहे हैं। इंडिविजुअली कहने का मतलब कि 3 सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो तीनों में अलग अलग 50% से ज़्यादा मार्क्स हो और ओवरऑल जो फाइनल आपका रिजल्ट बना उसमें भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से देख लीजिए, कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइज्ड इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड provided that the candidate has studied the subject mentioned in the note below at the graduation level। मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में नहीं है, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% से ज़्यादा मार्क्स है और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद से देखिए बी में क्या मांगा गया, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन। तो यहाँ पर कंपलसरी बीएड मांगा गया है। ठीक है, यानी कि टीजीटी के लिए बीएड मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए सीटेट मांगा गया है और सीटेट कौन सा मांगा गया, पेपर 2 मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिखा गया फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स, बीएड कोर्स इज नॉट नेसेसरी हाउएवर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअली ऑल्सो एग्रीगेट इन मैंडेटरी। तो ये सभी चीज़ें किसके लिए, ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उसके लिए होता है। ठीक है, तो इससे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मतलब नहीं है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो टीजीटी पोस्ट जिसके लिए सबसे ज़्यादा पद विज्ञापित किए गए हैं, इसमें सीटेट पेपर 2 मांगा गया है। अब आप समझिए कि टीजीटी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस की जब आप बात करते हैं तो टीजीटी में ये किसको इंक्लूड कर रहे हैं, 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को। और 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को अगर हम लोग देखें तो 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, 6 से लेकर के 8 के बच्चे और 9 से लेकर के 10 के बच्चे। 6 से लेकर के 8 के बच्चे जो होते हैं वो अपर प्राइमरी के होते हैं और अपर प्राइमरी में सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है, जबकि 9 से 10 में एनसीटी गाइडलाइन के हिसाब से पेपर 2 मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि आप सोचिए केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस केंद्रीय विद्यालय सभी हैं, बावजूद इसके एनसीटी की गाइडलाइन का किस तरीके से उल्लंघन करते हुए डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मतलब कि अगर ये अलग अलग कैडर बनाते तो ये वाले कैडर में डीएलएड वाले भी एलिजिबल होते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मर्ज करके एक कैडर बना दिया टीजीटी का। और टीजीटी में ये सीटेट पेपर 2 मांग तो रहे हैं लेकिन डीएलएड को अप्लाई करने का मौका नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीएड इन्होंने मांगा हुआ है। तो अगर आप एक डीएलएड कैंडिडेट हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, 100% जीत आपकी होगी। एज रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी को 5 वर्ष का मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में लगातार 3 साल सर्विस किया है तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप पर्सन विद डिसेबिलिटी का यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन देख सकते हैं। फीस की बात करें तो प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 रुपये है। एससी, एसटी,
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए। लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरीके से टोटल फीस जो आपका हो जाता है वो 500 रुपये हो जाता है, यानी लड़कियों के लिए, SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। वहीं पर अगर आप पुरुष हैं और ओबीसी से या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 रुपये, टीजीटी पीजीटी के लिए 1500 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 निर्धारित किया गया और सबके लिए अलग अलग प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये होगा। और टोटल मिलाकर के प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2500, टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये फीस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं कि सीटेट के लिए कितना मार्क्स यहाँ पर मांगा गया है। तो ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 60% यानी कि 90 अंक अगर आपका है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी 82 नंबर पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको समझना यह है कि ये जो जॉब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इस हिसाब से अगर आपकी कैटेगरी, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी कैटेगरी सेंटर में भी उस कैटेगरी से बिलोंग करती है जिससे आपने अप्लाई किया है तभी आप 82 नंबर पर एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में हैं, उस स्टेट में आप मान लीजिए ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट में तो आप 82 पर क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन सेंटर लेवल पर अगर आपकी जाति अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करती है तो आप उस जाति के रहते हुए 90 नंबर आपको लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि ये जॉब सेंटर की जॉब है और इसलिए जो आपका कास्ट देखा जाएगा वो सेंटर लेवल पर देखा जाएगा। इसी वजह से स्टेट लेवल का अलग कास्ट सर्टिफिकेट बनता है और सेंटर लेवल का अलग कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई एक जाति अपने राज्य में अलग एक तरीके से कास्ट में हो सकती है और सेंटर लेवल पर अलग कास्ट में हो सकती है। अलग कास्ट कहने का मतलब कि अपने स्टेट में हो सकता है वो ओबीसी या फिर SC ST से बिलोंग करती हो और सेंटर में हो सकता है कि वो अनरिजर्व में बिलोंग करती हो। ये मेरे कहने का मतलब है। तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा वो सेंटर लेवल का करना होगा। ध्यान से सुनिए, सेंटर लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा और सेंटर में आपकी जाति जिस भी कैटेगरी में होगी उस कैटेगरी के हिसाब से सीटेट में मार्क्स आपसे मांगा जाएगा। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।